आप पिछली क्लासेस में नहीं थे ना, तो हमने स्टोन एज कवर कर लिया है। स्टोन एज के 3 पीरियड्स हमने किए हैं, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, मेरा नाम निष्ठा है और मैं पहले अनअकैडमी पे पढ़ाती थी एंड आई एम 2022 प्रीलिम्स मेंस केएस प्रीलिम्स एंड मेंस क्वालिफाइड। ओके, तो कोई भी डाउट होगा आप मुझसे फ्रीली पूछ लेना। ठीक है, आपका नाम क्या है? अतुल नारायण। क्या नाम है? अतुल नारायण सिंह। अतुल। ठीक है, ठीक है। तो पैलेलिथिक एज आप लोगों ने रिवाइज किया है? चलो बताओ, पैलेलिथिक एज का मेन कैरेक्टरिस्टिक बताओ। नाम नहीं पूछा मैंने। इसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ द स्टोन एज। ठीक है, तो इस दौरान जो स्पीशीज़ थी वो कौन सी थी? होमोनिड। यहाँ पे अभी भी मैन जो था वो गैदरिंग और हंटिंग पे ही बेस्ड था। और इसमें जो बेसिकली स्टोन एज वो एज है जब स्टोन को यूज़ करके टूल्स बनाए जाते थे। और स्टोन एज को आगे 3 कैटेगरीज में, 3 पीरियड्स में डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरीके के टूल्स बना रहे थे। अगर हम पैलेलिथिक एज की बात करें, तो इस टाइम पे जो स्टोन टूल्स बन रहे थे वो बहुत क्रूड थे और उनमें कोई भी स्मूथनेस नहीं थी। प्रॉपर शेपिंग या प्रॉपर एफिशिएंसी से वो नहीं बन रहे थे। ठीक है, सॉरी। फिर हमने पैलेलिथिक एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। पहला कौन सा था? लोअर, मिडिल एंड अपर। पैलेलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है? हाँ, ठीक है। तो पैलेलिथिक एज इज द एज व्हेन मैन वाज लार्जली हंटर एंड गैदरिंग based plus the tools used were very crude and not made with proper precision or efficiency. ठीक है, फिर दूसरी हमने की है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज इज द मिडिल स्टोन एज, जो हमारी स्टोन एज का सेकेंड फेज है। ठीक है, एंड एक और पॉइंट था, पैलेलिथिक एज के दौरान आइस एज चल रही थी and with middle stone age ice age was ending, so temperature became warmer। और मैन की इवोल्यूशन या एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई ही इसलिए है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। नहीं, अपर पैलेलिथिक एज के दौरान चल रही थी द लास्ट फेज ऑफ आइस एज, जिसको बोलते हैं प्लीस्टोसीन। ठीक है, मेसोलिथिक एज का मेन फीचर है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? स्मॉल टूल्स। इतने स्मॉल टूल्स बनते थे कि उनकी डायमेंशन से 1 से लेके 8 सेंटीमीटर तक होती थी। ठीक है, एंड मेसोलिथिक एज के दौरान मैन ने थोड़ा थोड़ा सेटल डाउन करना शुरू कर दिया था। नॉट परमानेंट बट सीजनल हैबिटेशन होने लगी थी। सीजनल बोल सकते हो, टेम्पररी बोल सकते हो, तो सीजनल हैबिटेशन होना शुरू हो गई थी। हाँ, क्योंकि क्लाइमेट इम्प्रूव हो चुका था। देन हमारी जो लास्ट स्टोन एज है दैट इज़ द नियोलिथिक स्टोन एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज या लास्ट फेज ऑफ स्टोन एज भी बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड आइस एज एंडेड एंड द पीरियड क्लाइमेटिकली कौन सा पीरियड शुरू हुआ था? होलोसीन, करेक्ट, होलोसीन। अब ये जो अगर आपको नहीं पता, ज्योग्राफी में जब हम क्लाइमेट की या एवोल्यूशन ऑफ अर्थ स्टडी करते हैं ना, उसमें क्लाइमेटिक पीरियड्स होते हैं। पहली मेजर क्लासिफिकेशन है आइस एज एंड आफ्टर आइस एज, तो उसमें ये पीरियड होते हैं। जैसे अब मुझे एग्जैक्टली सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इतने याद नहीं है, पर जैसे आइस एज का लास्ट था प्लीस्टोसीन,
ठीक है, इसका था पहला होलोसीन, ऐसे ही नाम होते हैं। फिर सेकेंड होलोसीन का भी सेकेंडरी फेस, प्राइमरी फेस, इस तरीके से उस टाइम पे पीरियड्स को क्लासीफाई किया जाता था। ठीक है, तो नियोलिथिक में जो टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और प्रिसिशन के साथ बनाए जाते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, द टूल्स बिकेम वेरी स्मूथ एंड वर प्रॉपरली गिवन शेप। और इसका एक और बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि नियोलिथिक एज विटनेस्ड द फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट्स because the temperature became warmer and man came to know about which crops to plant, when to plant and how much water a crop needs. तो मैन ने परमानेंटली सेटल होना शुरू कर दिया था, बिकॉज मैन को क्या मिल गई थी? फूड सिक्योरिटी। अब हम एक जगह रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास फूड सिक्योरिटी है। अब कहीं पे फेमाइन आता है या ड्रॉथ आता है, लोग माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं माइग्रेट? फूड सिक्योरिटी ना होने की वजह से। तो मेन रीज़न फूड सिक्योरिटी था जो मैन को मिल गया था। इन इंडिया में पहले 2 विलेजेस बने थे, मेहरगढ़ में, और दूसरा कौन सा था? भिराना। सो दीज बिकेम दी फर्स्ट 2 विलेजेस ऑफ इंडिया। और यहाँ पे प्रॉपर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू हो गई थी। तो अगर आप देखो, अगर आप कंपेयर करो पैलेलिथिक को नियोलिथिक से, तो मैन इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम हंटर गैदरर टू परमानेंट सेटलर्स, राइट। तो स्टोन एज पीरियड इज नोन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन विच वॉज नॉट अर्लियर विटनेस। और एक और चीज़, नियोलिथिक पीरियड विटनेस डोमिनेंस एंड ग्रोथ ऑफ होमो सैपियंस एंड देयर पॉपुलेशन ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट। और अगर हम मीजोलिथिक की बात करें, मीजोलिथिक में कौन आए थे? निएंडरथैल्स। ये आप, आई थिंक ये एंथ्रोपोलॉजी के रिलेटेड है, स्पीशीज़ वाला। ठीक है, ये क्लियर है? नोट्स आप इनसे ले लेना, ठीक है? मैंने हर चीज़ लिखवाई है। मैंने नियोलिथिक लिखवा दिया था ना सारा। ये नहीं है, ये तो ये नई करिकुलम वाली बुक है, थोड़ी मोटी बुक है। हाँ, तो आपसे पहले वाला जो करिकुलम था ना, वो वाली बुक लेनी है। उस पर लिखा होता है एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट बुक बाय आर एस शर्मा, वो लेनी। आर एस शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, आर एस शर्मा, मिडीवल के लिए सतीश चंद्र, और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्र। इनकी टेक्स्ट बुक्स ले लो, काफ़ी है। ऑप्शनल के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ती है, ऐसे कोई ज़्यादा नीड नहीं है। इनमें से सारा कवर हो जाएगा। और 10th और 9th की, बाकी पढ़ो ना पढ़ो, 10th और 9th की NCERT ज़रूर पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें है और इनमें नहीं है। ठीक है, जैसे 10th में एक टॉपिक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या गांधी जी और BR अम्बेडकर का जो पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट वगैरह, वो ज़्यादा डिटेल में मेंशन्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस। और उसमें ये भी मेंशन है कि कौन सी कम्युनिटी ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट्स में, कौन सी ने नहीं किया था। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आज हमने करना है प्री हिस्टोरिक आर्ट। ठीक है, आज हम प्री हिस्टोरिक आर्ट करेंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगी, आप लोग लिखने की कोशिश करना। फिर कल हम IVC और चालकुलेटिक एज तो छोटा सा ही है, वो वगैरह कर लेंगे। एक सेकेंड, वो बाकी क्यों नहीं आए? वो थी ना, अच्छा।
मैं आपको आर्ट एंड कल्चर साथ साथ में ही करवा रही हूँ, ठीक है। यूपीएससी या जेकेपीएससी की बात करें तो एंशंट इंडिया का, या अगर हम मिडीवल इंडिया भी लो तो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन ज़्यादा आता है, ठीक है। हिस्ट्री के साथ वो आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को लिंक करके ज़्यादा डालते हैं। वो आपसे प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत बार वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पूछता है। तो आर्ट एंड कल्चर बहुत लोग साइड से बाय साइड करते हैं, पर मैं साथ में भी कराऊंगी, पर आपको एक एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, दैट इज़ नितिन सिंघानिया। जिनके पास नहीं है वो ले लेना, नहीं तो ऑनलाइन पीडीएफ्स भी मिल जाती है, ठीक है। आपने बुक देखनी होगी तो मैं कल ले आऊँगी, ठीक है। तो अगर हम प्री हिस्टोरिक आर्ट की बात करें, हमने देखा नियोलिथिक एज के दौरान स्पेशली जो आर्ट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स या प्रॉपर तरीके से सिंबॉलिक पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी थी। हाउएवर मेसोलिथिक एज की भी बहुत सारी पेंटिंग्स अराउंड, हमें बहुत सारे ऐसे शेल्टर्स मिले हैं जो पेंटेड हैं। तो मेसोलिथिक एज के दौरान पेंटिंग एक्चुअली शुरू हुई थी, एंड ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज पेंटिंग ग्रू। अपर पैलियोलिथिक एज के दौरान भी लोग पेंटिंग्स वगैरह कर रहे थे। तो अगर हम प्री हिस्टोरिक आर्ट की बात करें, वो इतना ज़्यादा प्रोफाउंड या एक्यूरेसी से नहीं था, बट कुछ ना कुछ लोग आर्ट कर रहे थे, कुछ ना कुछ लोग ड्रॉ कर रहे थे। और वो क्या ड्रॉ करते थे, वो जो देखते थे, हंटिंग सीन्स हो गई, फिशिंग हो गई, या कोई एनिमल देख लिया, या अपनी ही डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ वो ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम सोचें कि आर्ट कब शुरू हुआ था, तो आर्ट बिगेन ड्यूरिंग द अपर Paleolithic period. Upper Paleolithic period was the time period when the proliferation or the beginning of artistic activities started in India. ठीक है। However, उस टाइम पे जैसे कि मैंने बोला वो ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करते थे। ह्यूमन फिगर्स हो गई कि खड़ा आदमी, बैठे हैं, चल रहे हैं, या कोई ग्रुप बना हुआ है, ये सब ड्रॉ करते थे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ड्रॉ करते थे, ठीक है, एक्टिविटीज़ होगी। देन वी हैव ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, कुछ देख लिया, ट्रायंगल देख लिया या कुछ सर्कल देख लिया, वो उन्होंने ड्रॉ किया था। देन सिंबल्स थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उस टाइम पे लोग ड्रॉ कर रहे थे। दीज आर ऑल वही चीज़ें हैं जो वो अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनको किसी पेड़ से खाना मिल रहा है तो वो पेड़ को पूजेंगे, वो उनके लिए वो पेड़ इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, सैक्रेड हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहे थे जो वो अपनी डे टू डे लाइफ में देख रहे थे। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ आर्ट, एंड दीज वर द मेन 4 टॉपिक्स, या आप बोल सकते हो मेन फोकस ऑफ द आर्ट ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, प्री हिस्टोरिक पीरियड अगर आपको नहीं पता, इज द पीरियड बिफोर द एडवेंट ऑफ राइटिंग, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हमने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में क्लासीफाई किया है। प्री हिस्टोरिक, सेकेंड इज प्रोटो एंड हिस्ट्री। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड जब किसी भी तरीके की राइटिंग या किसी भी तरीके का रिटन रिकॉर्ड नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक इज जब राइटिंग डेवलप होना शुरू हो गई थी, हाउएवर प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो रही थी, पर कुछ ना कुछ रिटन मटेरियल हमें अवेलेबल है। जैसे हम आईबीसी की बात कर ले, आईबीसी की जो स्क्रिप्ट है, जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं, उनमें जो स्क्रिप्ट है बॉस्ट ऑफ रडॉन, वो अभी तक कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट डेसिफर नहीं कर पाया है। बट हाउएवर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो है, पर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज दैट कम्स अंडर प्रोटो। एंड हिस्ट्री इज व्हेन प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड्स बिगेन टू बी केप्ट। जैसे अगर आप वैदिक पीरियड क्रॉस कर जाओगे, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री। So Neolithic age, Mesolithic age, Neolithic, Mesolithic, Paleolithic, Chalcolithic comes under your prehistoric period, जब कोई भी written evidence available नहीं था, ठीक है। तो इंडिया में जो पहली पेंटिंग मिली है वो हमें अपर पैलोलिथिक पीरियड के दौरान की मिली है। तो ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में वो कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछ लेता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे आईबीसी से हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, होता है, इट इज़ एविडेंट। हमने भी आईबीसी से ही पढ़ना शुरू किया था, और बहुत सारे टीचर्स भी आईबीसी से ही मॉडर्न हिस्ट्री कराते हैं, बहुत सारे। तो बहुत बार ये आ जाता है और कईयों को पता ही नहीं होता। तो आर्ट बिगेन ड्यूरिंग अपर पैलियोलिथिक पीरियड, हाउएवर नॉट उस तरीके से नहीं होता था, पर शुरुआत इस दौरान हुई थी, ठीक है। सो द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द रॉक पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड, पहली रॉक पेंटिंग की डिस्कवरी जो वर्ल्ड में हुई थी वो भी इंडिया में हुई थी ड्यूरिंग द ईयर 1867 to 68। ब्रिटिशर्स जब हमारे को रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपना एग्जीबिशंस के लिए या अपने स्पेशल प्लेसेस के लिए बहुत सारी एक्सकवेशंस की थी, एंड लार्जली एक्सकवेशंस जो हुई हैं वो ब्रिटिश रूल के दौरान ही हुई थी। और वैसी ही एक एक्सकवेशन हुई थी 1867 से लेके 68 के बीच में, जब पहली रॉक पेंटिंग इन दी वर्ल्ड, फर्स्ट रॉक, नॉट ओनली इन इंडिया बट फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन दी वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश, जिसका नाम था आर्कीबोल्ड कैरलेले, ठीक है, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट पेंटिंग, रॉक पेंटिंग डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज स्पेन में 12 years आफ्टर दिस डिस्कवरी अनदर रॉक पेंटिंग वॉज डिस्कवर्ड, आर्कीबोल्ड कैरलेले, मैं लिखवा दूंगी। तो आफ्टर दिस डिस्कवरी 12 years आफ्टर द डिस्कवरी इन इंडिया अनदर रॉक पेंटिंग वॉज डिस्कवर्ड इन स्पेन, हाउएवर द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द पेंटिंग क्रेडिट गोज टू इंडिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी चीज़ें बुक में भी नहीं आपको मिलेंगी। ये जब हम पढ़ते थे अपने टाइम पे, हमें हमारे टीचर्स ने पढ़ाया या हमने इधर उधर से देखा, क्योंकि हमारा जो लार्जली प्रिपरेशन का टाइम था वो कोविड के दौरान गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ पे मिली, बहुत सारी केव्स हैं उसके वॉल्स पे, ठीक है, केव पेंटिंग्स थी। तो बेसिकली लोगों ने केव शेल्टर्स में रहना शुरू कर दिया था, है ना, और जहाँ वो रहते थे वो वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स बना देते थे। क्योंकि अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लोग सेटल डाउन होने लगे थे, लोग रहने लगे थे। पहले अर्ली मैन जो था वो ऑन द वे होता था, हमेशा वो चलता था इन दी सर्च ऑफ फूड, बट नाउ क्योंकि फूड रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे थे तो लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग्स करना, वो अपनी तरफ से उस जगह को सजा रहे थे। तो वो पेंटिंग्स हमारे लिए एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बन गया है पैलियोलिथिक एज से लेके न्यूलिथिक एज का, ठीक है। कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे मिली है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका एंड उत्तराखंड। ये कुछ प्लेसेस हैं या कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से हमें रॉक पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड मिली हैं। और अगर आप देखोगे स्टेट्स, ये वही स्टेट्स हैं जो रिवर वैली के या फर्टाइल सॉइल एरिया में आती है। हमेशा अगर कोई भी सिविलाइजेशन पढ़ो ना तो आप देखना हर सिविलाइजेशन रिवर के आसपास ही शुरू हुई है, बिकॉज मैन को क्या चाहिए? फूड, वाटर एंड शेल्टर। तो फूड एंड वाटर तो मिल जाएगा, जहाँ पे रिवर होगा वहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि उस टाइम पे तो फर्टिलाइजर्स वगैरह भी नहीं थे। और दूसरा उसको सर्वाइवल के लिए चाहिए वाटर। तो मैन knows that he needs water for his survival as well as food production. So he always settled down where the river is available or nearby. जैसे कि हमने नियोलिथिक एज में पहली बार एक जगह कॉलोनाइज हुई थी, कौन सी जगह थी वो? हाँ, मतलब जहाँ पे मैन ने प्रॉपर उस जगह को अपना बना लिया था, अब वो सेटल हो गया था। गंगा प्लेन्स, so Ganga plains were the first area in India which was colonized by man. colonize का मतलब ये थोड़ी होता है किसी पे रूल करना, पर वो वहाँ सेटल डाउन हुआ, उसने अपनी वहाँ पे सेटलमेंट बनाई, अपनी डोमिनेंस बनाई, क्योंकि मैन भी इवॉल्व कर गया था, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सबको? जब तक रिवाइज नहीं करोगे अगला समझ नहीं आएगा, आएगा भी तो भूल जाओगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जैसे कुपगलू इन तेलंगाना, देन वी हैव पिकलीहाल एंड टेकलालोटा इन कर्नाटका, जैसे हमने कल पढ़ी थी। मेजर वही साइट्स के नाम रिपीट होंगे रॉक पेंटिंग्स में। ठीक है, अब यहाँ पे पेंटिंग्स जो थी वो 3 तरीके की थी, मैन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स। ठीक है, इन 3 तरीके की पेंटिंग्स इस दौरान होती थी। 3 कलर्स यूज होते थे, वाइट, ब्लैक एंड रेड ओकरे। ठीक है, तो दीज वर दी 3 मेन motifs or drawings which the man drew and these 3 colors were used, white, black and red ochre। ठीक है, तो आपसे वहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन, वहाँ पे ऑप्शंस में बड़ी बार ना कंफ्यूज किया जाता है। वहाँ पे वो लिख देगा वाइट, ब्लैक एंड रेड, फिर लिख देगा वाइट, ब्लैक एंड रेड ओकरे। तो इस तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज करता है और बहुत बार हम पता है क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ है, हमने देखा भी है। हम क्या कहते हैं, हमने जैसे तो उसमें लिखा वाइट, ब्लैक एंड रेड, पहले ऑप्शन में उसने दे दिया, हम बोलते हैं यही सही है। हम रेड ऑकरे वाला ऑप्शन पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ह्यूमन मेंटालिटी है ये सबके साथ होता है, तो हम वो पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। और एक बार जब आप OMR भर दो फिर तो कोई चांस ही नहीं है चेंज करने का। तो ऑप्शंस, अगर आपको लगता है ना पहला ऑप्शन सही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ो, क्योंकि ये एग्जामिनर की टेक्निक्स होती है आप लोगों को कंफ्यूज करने की। वहाँ पे आपकी थ्योरी कोई नहीं टेस्ट करेगा, वहाँ पे आपकी टेस्ट करेगी एनालाइजिंग एबिलिटी कि आप कितनी देर में उस क्वेश्चन को जज करके सही आंसर बताते हो। तो हर ऑप्शन पढ़ो, क्योंकि बहुत बार इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, ब्लैक, वाइट एंड रेड ओकरे वर द कलर्स यूज्ड। और एनिमल्स जो थे वो स्टिक लाइक फिगर्स में वो बनाते थे, सॉरी मैन जो था वो स्टिक लाइक फिगर्स में वो बना रहे थे। स्टिक लाइक फिगर्स का मतलब है कुछ इस तरीके की फिगर्स वो उस टाइम पे बना रहे थे, इससे ज़्यादा कोई प्रॉपर फिगर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो उनका मेन मोटिव था, जो मेन मोटिव MOTIF बोल रही हूँ, मोटिव था ड्रॉ करने का, वो था फॉक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा उन्होंने फॉक्स को ड्रॉ किया है। उसके बाद उन्होंने वेवी लाइंस ड्रॉ किया, उनको तो सजाना ही था ना, लाइंस ड्रॉ की है, रेक्टेंगल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाए हैं, डॉट्स बनाई हैं छोटी छोटी, क्योंकि वो सिर्फ डेकोरेट करने के लिए बना रहे थे। ठीक है, ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू है जो स्टोन एज के दौरान आर्ट किया गया था। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अगर आप पुराना पढ़ना, जो नहीं समझ आएगा आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिख लें। ओके, A basic introduction to prehistoric art. By the Upper Paleolithic times, we witnessed a proliferation of artistic activity. क्या हुआ? स्किप हुआ कुछ? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। The subjects of their drawings were human figures
human activities, geometric designs and symbols. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, in India also the earliest paintings have been recovered from have been recovered from the upper Paleolithic times. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिख लिया है यहाँ तक. फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड. The first discovery of rock paintings in the world was made in India during 1867 to 68 by an archaeologist Archibald Carlyle. ठीक है, 12 years, हाँ कोई बात नहीं, लिखो. 12 years before the discovery of अल्तामिरा इन स्पेन. जो स्पेन में डिस्कवरी हुई थी जिस पेंटिंग की, उसका नाम था अल्तामिरा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इन इंडिया रेमनेंट्स ऑफ रॉक पेंटिंग. रिमेन्स, रेमनेंट्स का मतलब होता है रिमेन्स. ठीक है, हिस्ट्री में रेमनेंट्स टर्म यूज़ की जाती है फॉर द ओल्ड रिमेन्स. Remnants of rock paintings have been found on the walls of caves in several districts of Madhya Pradesh, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार एंड उत्तराखंड. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. some of the examples of sites are Lakhudiyar in Uttarakhand,
Kuppagalu in Telangana. Kuppagalu in Telangana. पिखलीहाल एंड टेकलकोटा इन, कहाँ है पिखलीहाल? कल भी लिखवाया था। मैं भी वही पूछ रही हूँ क्या कहाँ था, पीछे से देख के बोला उसने। कर्नाटका, इन कर्नाटका। रिवाइज करो प्लीज़। पता है क्यों? रिविजन इज़ द की। जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक रिवाइज नहीं, कम पढ़ा होगा पर रिवाइज किया होगा ना नंबर आ जाएंगे। ज़्यादा पढ़ा होगा रिवाइज नहीं किया होगा वहाँ पे भूल जाएगा। नेक्स्ट लिखो भिमबेटका एंड जोगीमरा। किसी ने इस साल थोड़ी पेपर देना है, केस के तो फॉर्म अभी आए नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं आया ना। जोगीमरा इन भिमबेटका इन मध्य प्रदेश। लिख लिया सबने यहाँ तक? द पेंटिंग्स हेयर कैन बी डिवाइडेड into 3 categories. Man, animal and geometric patterns. Man, animal and geometric patterns. In white, black and red ochre color. Ochre, red ochre. Next point लिखो, humans are represented in stick-like forms. humans को stick-like forms में, वो ह्यूमंस को वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते थे, ठीक है? छोटे बच्चे करते हैं ना ऐसे, जो पेंटिंग्स बनाते हैं। ह्यूमंस आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्म्स। एनिमल्स लिखो, कौन कौन से ड्रॉ करते थे? लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, इसको हम नहीं पहचान पाए कि ये कौन सा एनिमल है, ये अब एग्जिस्ट नहीं करता मोस्टली। लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल एंड अ फॉक्स आर द मेन एनिमल मोटिव्स। नेक्स्ट हो गया, यहाँ तक लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेवी लाइंस rectangle filled geometric designs, rectangle filled geometric designs and dots were also drawn. ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम करेंगे एक सेकंड।
एक सेकेंड गया वो। ओके ठीक है, अब हम करेंगे अपर पैलेलिथिक, क्योंकि लोअर और मिडल में 8 नहीं था। ठीक है, अपर पैलेलिथिक में शुरू हो गया था। अपर पैलेलिथिक में किस तरीके का आर्ट होता था वो हम देखेंगे। तो अपर पैलेलिथिक में लीनियर रिप्रेजेंटेशंस थी। लीनियर रिप्रेजेंटेशंस का मतलब है थोड़ी सी स्टिक लाइक फिगर्स, प्रॉपर तरीके के वो फिगर नहीं बना पाते थे। कलर कौन से यूज़ हो रहे थे? ग्रीन एंड डार्क रेड, दीज वर दी 2 कलर्स यूज्ड ड्यूरिंग दी अपर पैलेलिथिक पेंटिंग्स। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एनिमल फिगर्स थे, बिसॉन्स जैसे हो गया, एलिफेंट्स हो गए, टाइगर्स हो गए। तो आप इससे ये भी इन्फर कर सकते हो कि उस टाइम पे ये सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट थी। ठीक है, टाइगर्स थे, हमारे राइनोसॉरस थे, बोर्स थे, और ह्यूमन फिगर्स कौन सी फॉर्म में थी? स्टिक लाइक फॉर्म्स में ही अपर पैलेलिथिक के दौरान ड्रॉ की जाती थी। कलर याद रखना बहुत ज़रूरी, कलर और मेन फिगर्स। कलर यहाँ पे कौन सा था? ग्रीन एंड डार्क रेड। ठीक है, बहुत सारी फिगर्स में ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी मिलेंगे। रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया। हाँ, क्योंकि लोअर और मिडिल में तो हुआ ही नहीं था ना आर्ट, अपर पैलेलिथिक में शुरू हुआ था। ये ओवरऑल उन्होंने बताया है, ये स्पेसिफिक कलर है इस पीरियड का, अपर पैलेलिथिक का। एक ना कल्चर होता है पेंटिंग का, ठीक है, हर पीरियड का। तो ज़्यादा डोमिनेंट कलर कौन से थे वो ओवरऑल में हम वो देखते हैं। अब हम स्पेसिफिक पीरियड वाइज देखेंगे कि कौन से कलर्स यूज़ किए गए थे। तो डार्क रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, तो बहुत सारी पेंटिंग्स में 2 तरीके की पेंटिंग्स उस टाइम पे लोग बनाते थे, डांसर्स एंड हंटर्स। अब यहाँ पे फ़र्क ये था कि जो डांसिंग की पेंटिंग्स थी वो ग्रीन कलर में बनाई जाती थी और हंटिंग की रेड में। तो ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है। अपर पैलेलिथिक पीरियड के दौरान डांसर्स वर रिप्रेजेंटेड इन विच कलर, या हंटर्स वर रिप्रेजेंटेड इन विच कलर, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया है। तो डांसर्स वर ड्रॉन इन ग्रीन कलर एंड हंटर्स वर ड्रॉन इन रेड कलर्स। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, हंटिंग लीड्स टू ब्लडशेड, सो इट इज़ ड्रॉन इन रेड कलर। ठीक है, तो डांसर्स के लिए कौन सा कलर बचा? रेड। तो इससे हमें एक और कल्चरल सिग्निफिकेंस पता चलती है कि उस टाइम पे लोग डांसिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते थे। इसका मतलब वो लोग कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे, बिकॉज दे हैड टाइम। ठीक है, तो ये एक कल्चर, हर चीज़ को एनालाइज करो। डांसर है, डांसिंग फिगर्स है, इसका मतलब रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हो रही थी। ग्रुप्स में लोग बैठते थे, डांस करते थे, एंजॉय करते थे, अब उनका अपना तरीका था, तो डांसिंग भी हो रही थी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स जो इस टाइम की हमें मिली है वो मिली है विंध्या रेंज से। विंध्या रेंज अगर हम मैप ड्रॉ करें तो यहाँ पे विंध्या रेंज लाई करती है, यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो विंध्या रेंज से सबसे ज़्यादा पेंटिंग जो मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हमें अपर पैलेलिथिक एज की यहाँ से मिली है। तो अगर हम ज़्यादातर बात करें, पेंटिंग्स भी हमें इसी एरिया में मिलेगी क्योंकि सिविलाइजेशंस भी सारी इसी एरिया में थी। साउथ में सिविलाइजेशन के बारे में कम ही है। संगम लिटरेचर जब हम देखेंगे तो वो एक ही चैप्टर है पूरी बुक में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा रॉक शेल्टर भी विंध्या रेंज में ही लोकेटेड है और भिम्बेटका में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अगर मैं आपको पेंटिंग्स दिखाऊं, क्योंकि मेरे पास ना पीडीएफ में, आप लोग देख लो। ठीक है, इस तरीके की फिगर्स, बड़े बड़े एनिमल्स उन्होंने ड्रॉ किए, एलिफेंट्स, राइनोस वगैरह इन्होंने ड्रॉ किए हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये लिख लें। फिर हम मेसोलिथिक आर्ट करेंगे, फिर न्यूलिथिक, फिर कुछ रिवीजन कर लेंगे
और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको डिक्टेट कर दूँगी, क्योंकि मंडे को टेस्ट भी, मंडे को बोला था ना टेस्ट मैंने, आप पहले पढ़ लो जैसे फिर आपको ठीक लगेगा। MCQ लेना है रिटर्न लेना है? MCQs ले लेंगे। लिखो, द पेंटिंग्स ऑफ अपर पैलोलिथिक फेस, the paintings of the upper Paleolithic phase are linear representations in dark red and green color of huge animal figures such as bisons, looks like an, मतलब ये थोड़ा सा जैसे वो होती है ना हिमालयन याक होती है ना, वैसा ही दिखता है बिसॉन, ठीक है। एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोस, elephants, tigers, rhinos and boars. As well as boars, BOARS. Elephants, tigers, rhinos and boars. ठीक है, किसी का कोई स्किप तो नहीं हुआ, ठीक है। And stick like human figures. Next लिखो, most paintings consist of geometrical patterns The green paintings are of dancers, and red ones of hunters. ठीक है, next point. The richest paintings from this time period तक लिख लिया, are reported from the Vindhya ranges of Madhya Pradesh and their कैमूर भी एक रेंज है, जगह है, कैमूरियन एक्सटेंशंस इन उत्तर प्रदेश, इन मध्य प्रदेश, नहीं सॉरी विंध्या रेंजेस इन मध्य प्रदेश एंड कैमूरियन एक्सटेंशंस इन यूपी, सॉरी गॉट कंफ्यूज्ड।
ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो इसमें। The largest and the most spectacular rock shelter, the largest and the most spectacular rock shelter is located in the Vindhya Hills, at Bhimbetka in Madhya Pradesh, ठीक है, क्लियर है? भीमबेटका एक ऐसी साइट है जहाँ पे हर रॉक पेंटिंग, हर पीरियड की रॉक पेंटिंग, हर पीरियड का एविडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आता है आपका मेसोलिथिक आर्ट। मेसोलिथिक आर्ट वो टाइम पीरियड है जब एक्चुअल आर्ट प्रोलिफरेशन या प्रॉपर तरीके से आर्ट होना, मतलब यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आर्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोगों ने पिट्स में, केव शेल्टर्स में रहना शुरू कर दिया था ज़्यादा। तो मेसोलिथिक एज को या मेसोलिथिक पीरियड में आप बोल सकते हो कि लोग आर्ट लवर्स थे, क्योंकि बहुत सारी अराउंड, हमने कल देखा था ना, 500 painted rock shelters belonging to Mesolithic period have been found। तो 500 रॉक पेंटिंग्स, मतलब कि लोग काफ़ी ज़्यादा आर्ट प्रोलिफरेट कर रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या था? ऑब्वियसली मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स और हंटिंग सीन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंटिंग शुरू हो चुकी थी इस टाइम पे। क्यों हुई थी हंटिंग ज़्यादा शुरू मेसोलिथिक एज में? मेसोलिथिक एज के दौरान इतनी ज़्यादा हंटिंग क्यों बढ़ गई थी? हाँ, जिससे मेसोलिथिक एज में ज़्यादा हंटिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि माइक्रोलिथिक टूल्स उन्होंने बनाए थे। अब जो माइक्रोलिथ्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और शार्पर होते हैं, जिससे स्मॉल बर्ड्स और फिश हंट करना उनके लिए आसान हो गया था। तो इसलिए आर्ट में बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंस हो गया था हंटिंग सीन्स का, क्योंकि वो लोग वही ड्रॉ करते थे जो वो प्रैक्टिस करते थे या वो देखते थे। देन डांसिंग यहाँ पे भी है, डांसिंग भी वो देखते थे और फूड कलेक्शन भी। अब उन्होंने वो गैदरिंग भी तब कर ही रहे थे। तो ये कुछ 4 थीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है इन दी मेसोलिथिक आर्ट, दैट इज़ वाइल्ड एनिमल्स, हंटिंग सीन्स, डांसिंग एंड फूड कलेक्शन। ठीक है, कुछ जगहों पे आपको कम्युनिटी डांसर्स भी मिलेंगे। कम्युनिटी डांसर्स का मतलब है कुछ पेंटिंग्स में ग्रुप ऑफ पीपल आर शोन डांसिंग, इसका मतलब कम्युनिटी डांसिंग या कम्युनिटी फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका था। कुछ जगहों पे फैमिली सीन्स मिलेंगे, मैन, वुमेन एंड देयर चाइल्ड साथ में बताए गए हैं, और इसका मतलब फैमिली स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म हो रहे थे। जैसे जैसे हम पीरियड वाइज बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारी सोसाइटी जो होगी वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि विद एडवेंट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस और विद सेटलिंग डाउन सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे रोल्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे जब एग्रीकल्चर बढ़ा तो मैन बीइंग फिजिकली मोर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, मैन बिगेन टू गो टू फील्ड्स एंड वुमेन हैंडल्ड होम्स, कलेक्टेड वाटर, कलेक्टेड फूड। तो कहीं ना कहीं इस वजह से, बिकॉज मैन वॉज वर्किंग आउट ऑन फील्ड्स जस्ट बिकॉज ही वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्गर, और उस टाइम पे एग्रीकल्चर के अलावा कुछ होता भी नहीं था। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो कुछ फैमिली सीन्स आपको इसमें मिलेंगे, बट मोस्ट सीन्स जो हैं वो आपको हंटिंग के मिलेंगे। मैन स्पेयर हेड से, एरो हेड से किसी को मार रहा है, हंट कर रहा है, ये सीन्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। और हंटिंग इन ग्रुपिंग,
हंटिंग इन ग्रुप्स, सॉरी, हंटिंग इन ग्रुप्स के सीन्स भी आपको मिलेंगे, मतलब ग्रुप हंटिंग भी होना शुरू हो गई थी। तो काफ़ी सारी चेंजेस इस एज में आप देखोगे एज़ कम्पेयर टू द अपर पैलोलिथिक आर्ट, काफ़ी सारी अलग चीज़ें इसमें मिलेगी। उसके बाद कुछ सीन्स हैं जिनमें वो दिखा रहे हैं कि मैन कैसे जाल बिछा रहा है, या वो ट्रैप्स डालते हैं ना एनिमल्स को पकड़ने के लिए, वो बिछा रहा है एनिमल को पकड़ने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? ये कुछ डोमिनेंट सीन्स हैं या डोमिनेंट थीम्स हैं मेसोलिथिक आर्ट की उस दौरान की, ठीक है। एनिमल पेंटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ पे आपको ह्यूमन लाइक फिगर्स से ज़्यादा एनिमल पेंटिंग मिलेगी। पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एनिमल्स, इससे हमने ये इंटरप्रेट किया है, ठीक है। ग्रुप हंटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ दी मोस्ट कॉमन थीम्स हैं उस टाइम पे वहाँ की आर्ट की। फिर ग्रेजिंग की भी है, कैटल ग्रेजिंग, कैटल रेयरिंग, उसकी भी फिगर्स उन्होंने बनाई है। सबसे ज़्यादा कौन सा कलर यूज़ हुआ है? रेड। रेड कलर वॉज हेविली यूज, मोस्टली यूज इन दी मेसोलिथिक पेंटिंग्स, ठीक है। कुछ जगहों पे एनिमल्स मैन को चेस कर रहा है वो भी दिखाया है, और कुछ जगहों पे मैन एनिमल को चेस कर रहा है वो भी इन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनिमल्स मेन फोकस है मेसोलिथिक आर्ट का, चाहे वो हंटिंग ले लो, ग्रुप हंटिंग ले लो, ग्रेजिंग ले लो, एनिमल की इंडिविजुअल फिगर्स ले लो, एनिमल चेजिंग ले लो, सारी चीज़ें एनिमल्स के ऊपर ही बेस्ड, और एनिमल्स को बिल्कुल नेचुरलिस्टिक इन्होंने शो किया जिस तरीके से वो दिखता है। और जबकि अगर हम ह्यूमंस की फिगर की बात करें, थोड़ी सी ह्यूमन फिगर्स इस दौरान स्टाइलिस्टिक हो गई थी, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से बनने लगी थी। हाउएवर द मेन फोकस ऑफ द पेंटिंग्स वर एनिमल्स एंड द रेड कलर वॉज हेविली यूज्ड। जैसे ये पेंटिंग है एक, क्या आपने, ठीक है। तो रेड कलर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। आप लोगों ने मैप्स देखे थे, ठीक है, बोला था ना मैंने मेसोलिथिक एज के मैप और न्यूलिथिक एज के मैप करने के लिए। वो एक बार देखना, नहीं समझ आएगा तो मैं करवाऊँगी, या मैं देखती हूँ अगर मेरे से ड्रॉ हुआ तो मैं करवाऊँगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो मेसोलिथिक एज में चेंज आया, हंटिंग, ग्रुप हंटिंग, कम्युनिटी डांसिंग, फूड कलेक्शन और फैमिली सीन्स और एनिमल्स, रेड कलर भी। तो दीज वर दी मेजर थीम्स। जबकि अगर हम पैलोलिथिक एज की बात करें, वहाँ पे सिर्फ जियोमेट्रिक डिज़ाइंस और कुछ मैन और कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स आपको मिलेगी। पर यहाँ पे जो पेंटिंग थी वो ज़्यादा, आप बोल सकते हो स्टोरी टेलिंग हो सकता है, या ज़्यादा थीम बेस्ड हो गई थी। यहाँ पे से वो फिगर्स ड्रॉ कर रहे थे, वहाँ पे वो थीम बेस्ड पेंटिंग्स ड्रॉ करने लगे थे। जैसे अभी भी मैंने जो आपको पेंटिंग दिखाई, वो जो बड़ा वाला एनिमल है वो छोटे वाले एनिमल को चेस कर रहा है या उससे लड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो थीम बेस्ड पेंटिंग्स होना शुरू हो गई थी, ठीक है। ये लिख लें मेसोलिथिक आर्ट। Mesolithic people were art lovers and initiated rock art. The subject matter, rock art. The subject matter of these paintings, the subject matter of these paintings were mostly wild animals, hunting scenes, wild animals and hunting scenes लिखना, ठीक है। फिर कॉमा डालो। Dancing and food collection were also sometimes, dancing and food collection
was also sometimes depicted in the paintings. Dancing and food collection were also depicted. यहाँ तक लिख लिया. Dancing and food collection were also sometimes depicted in their paintings. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. कम्युनिटी डांसिंग, कम्युनिटी dances can be found as a common theme and sort of family life can be seen in some paintings. Some paintings. ब्रैकेट में लिखते ना, वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन. एंड फैमिली लाइफ कैन बी सीन इन सम पेंटिंग्स. ब्रैकेट में वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. द मेजॉरिटी ऑफ द सीन्स are of hunters. Majority of the scenes are of hunters with spears, arrowheads, arrows, सिर्फ arrows लिखना, arrows, pointed sticks, etc. in groups. Next point लिखो. Some paintings depict traps and snares. ये भी एक तरीके का जाली होता है. Traps and snares used to catch animals. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. एनिमल पेंटिंग was a popular pastime among Mesolithic people. नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया है यहाँ तक. सेवरल पेंटिंग, हाँ जी बोला आपने कुछ. सेवरल पेंटिंग्स डिपिक्ट grazing as well. Next point, the color red was heavily used. The color red was heavily used throughout this time period. Next point, in some pictures animals are chasing men
and in some they are being chased by the hunter men. लास्ट पॉइंट लिखो, animals were painted in a naturalistic style. Animals were painted in a naturalistic style and humans were depicted in stylistic manner. क्लियर है यहाँ तक सबको, मेसोलिथिक आर्ट तक? आता है आपका नियोलिथिक आर्ट। लास्ट, ठीक है। अगर हम नियोलिथिक आर्ट की बात करें, यहाँ पे थोड़ा जो आर्ट था वो थोड़ा नेचुरल हो गया था, बहुत नेचुरलिस्टिक वे में आर्ट किया जाता था और एवरीडे लाइफ, जो चीज़ें वो रोज़ लाइफ में कर रहे थे और नेचर को आर्ट के थ्रू वो लोगों ने डिपिक्ट करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे फिगर्स बने हैं इस दौरान और बहुत सारे स्कल्पचर्स, जैसे हमने कल भी देखा था ना कि स्कल्पचर्स बनना शुरू हो गए थे, बहुत सारे स्कल्पचर्स भी बने हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के, और ये कुछ प्रॉपर स्टाइलिस्टिक वैसे नहीं, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही आप बोल सकते हो रियलिस्टिक मैनर में इन्होंने एनिमल और मैन दोनों को डिपिक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आर्ट बिकेम वेरी नेचुरलिस्टिक एंड बोथ द एनिमल एज वेल एज द ह्यूमन फिगर्स वर डिपिक्टेड इन द सिमिलर मैनर, दैट इज़ वेरी नेचुरल। ठीक है, अगर हम बात करें सिम्बल्स, इस टाइम पे सिम्बल्स और एब्स्ट्रैक्ट शेप्स का यूज़ होना शुरू हो गया था। लोगों ने सिम्बल्स वगैरह, शेप्स वगैरह बहुत ज़्यादा ड्रॉ करते थे और ऐसा लगता है कि वो उनको ड्रॉ करके, कुछ सिम्बल्स या कुछ शेप्स को ड्रॉ करके अपने रिलीजियस बिलीफ बताना चाहते हैं या अपने स्पिरिचुअल बिलीफ बताना चाहते हैं जो वो मानते हैं। देखो, पहले रिलीजन वॉज नॉट ऑलवेज अबाउट वर्शिप। जहाँ से खाना मिलता था, जहाँ से पानी मिलता था, पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग दैट प्लेस एज सैक्रेड और ऑफ इम्पोर्टेंस। तो कहीं ना कहीं इन सिंबल से या इन शेप से ऐसा लगता है कि कुछ उनके रिलीजियस बिलीव्स वो उनके थ्रू कन्वे करना चाहते हैं। हाउएवर जो प्रॉपर वर्शिपिंग थी ना, वो वैदिक पीरियड के दौरान ही शुरू हुई थी। इससे पहले IVC में भी जब आप वर्शिप देखोगे, वो करते थे, कुछ मानते थे फिगर्स में, जैसे इंद्र को मान लिया, पर वो वर्शिप सिर्फ अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए करते थे। वो कुछ सैक्रिफाइस वगैरह नहीं कर रहे थे अभी तक। एक्चुअल सैक्रिफाइस वैदिक पीरियड के दौरान शुरू हुआ था, यज्ञ वगैरह। तो यहाँ तक जो बिलीव्स थे वो रिलीजियस से ज़्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल, या कनेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर, क्योंकि उस टाइम पे नेचर ही मैन को सब कुछ दे रही थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स और पैटर्न भी उन्होंने बनाए हैं। अगर हम मेसोलिथिक की बात करें तो मेसोलिथिक में डोमिनेंस या ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं थी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की। पैलेलिथिक में थी, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और शेप्स वापस से डोमिनेंस में आगे थे। और बहुत सारी रॉक कार्विंग्स में, जैसे कि इस दौरान पॉटरी भी शुरू हो गई थी, पॉटरी बनाना शुरू कर दिया था, बिकॉज
agriculture started, right? For storing food, for transportation, for eating the finished food, vessels were needed, so people started making pots. तो पॉटरी ऐड यहाँ पे हो गई थी. इन पॉटरी पे भी लोग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स या शेप्स उन्होंने बनाना शुरू कर दी थी. तो यहाँ पे एक एडिशन हो गया. पहले क्या था, सिर्फ रॉक कार्विंग्स थी ना पिछली एजेस में, अब यहाँ पे पॉटरी भी आ गई. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो मोटिव्स थे वो वही थे, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एवरीडे लाइफ. यहाँ पे बहुत इतनी ज़्यादा ओवर हाइप्ड पिक्चर्स नहीं बनी है, बहुत नेचुरल है और बहुत कम है. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे मोटिव्स हमें मिले हैं, चाहे वो पॉट्स पे हो गए, चाहे वो रॉक्स पे हो गए, जो हमें उस टाइम की कम्युनिटी लाइंस के बारे में या उस टाइम के ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में बताते हैं. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर नियोलिथिक आर्ट, वेरी प्रिसाइज एंड वेरी शॉर्ट. ठीक है, बस यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे मीज़ोलिथिक में बहुत ज़्यादा हंटिंग, बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें हो गई थी ना, यहाँ पे जो फिगर्स थी वो बहुत नेचुरल थी. नेचुरली वो ह्यूमंस को, एनिमल्स को, एवरीडे लाइफ सीन्स को डिपिक्ट करते थे. पॉट्स बना रहे थे, रॉक इंग्रेविंग्स कर रहे थे, स्कल्पचर्स बना रहे थे और उन पे भी छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, डिज़ाइंस वो बना रहे थे जिसके थ्रू वो अपने स्पिरिचुअल मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं. ठीक है, क्लियर है. नियोलिथिक लिख ले. Neolithic art is characterized by the use of naturalistic forms, depicting everyday life and nature. Depicting everyday life and nature. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. This can be seen in many figurines and sculptures. This can be seen in many figurines and sculptures that depict human and animals in a realistic manner. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. The use of symbols and abstract shapes. The use of symbols and abstract shapes is also common. It's also common in Neolithic art. Often used to convey spiritual or religious beliefs. And religious beliefs. Next point लिखो. The spiritual and religious beliefs. The spiritual and the religious beliefs were also conveyed using geometrical shapes and patterns. Using geometrical shapes and patterns in many artifacts
such as pottery, and rock carvings. Rock carvings. Next लिखो, some of the common motifs found in Neolithic art. Some of the common motifs found in Neolithic art include animals, plants, and human figures. Which depict the natural environment in everyday life. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो, these motifs are repeated in many artifacts indicating a strong tradition and cultural continuity. अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज हम वो रिचुअल्स कर रहे हैं जो हमारे एंसेस्टर्स करते थे, हमारे दादू उनके पापा करते थे, वैसे अगर कोई मोटिव, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई ड्रॉ फ्लावर, दिस हैव नो सिग्निफिकेंस, मैं ड्रॉ करूँगी तुम नहीं करोगे, बट जैसे हम अगर कोई रिलीजियस फिगर है या कोई रिलीजियस सिंबल है, जैसे हिंदूज़ में ओम होता है, एवरीवन ड्रॉज इट, तो इसका मतलब उस ओम की कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, तभी सारे ड्रॉ कर रहे हैं। तो मोटिव्स का रिपीट होने का मतलब ही यही है, तो यही होता है कि वो मोटिव्स का पक्का कोई रिलीजियस या कम्युनिटी सिग्निफिकेंस होगा कि सारे एक आर्टिफैक्ट, 20 आर्टिफैक्ट एक बंदा तो नहीं बना सकता, 20 लोगों ने बनाई होगी। अगर सारे एक ही मोटिव ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब उस मोटिव की कोई तो कल्चरल या ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस थी कि वो इतने कंटिन्यूटी में हर मेसोलिथिक एज ऑल्सो लास्टेड फ्रॉम 10,000 टू, अच्छा न्यूलिथिक है ना, 2000 BCE है ना। अगर इतने साल, बीच में कितने साल होते, 5000, अगर 5000 साल एक मोटिव रिपीट हो रहा है, इसका मतलब उसकी कंटिन्यूटी है, और अगर कंटिन्यूटी है तो कुछ ट्रेडिशनल या कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, इसके साथ आपकी स्टोन एज ख़त्म होती है। हम एक कंक्लूजन लिखेंगे स्टोन एज का, ताकि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प हो जाए। ठीक है, द एंड ऑफ द स्टोन एज is marked by the Neolithic period. The end of the Stone Age is marked by the Neolithic period, which is characterized by a wide range of innovations that appear to have arisen independently in
various regions of the world. लास्ट पॉइंट लिखो एक, कॉपर मेटलर्जी, copper metallurgy developed towards the end of the Neolithic period, establishing a transitional stage to the ब्रॉन्ज एज। अब न्यूलिथिक पीरियड के एंड के साथ क्या शुरू होगी? ब्रॉन्ज एज। और ट्रांजिशनल स्टेज टू द ब्रॉन्ज एज, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रॉन्ज एज को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम, दूसरा एक और है, इसको पता है? एनियोलिथिक एरा। Bronze Age is also known as Chalcolithic as well as this Eneolithic, and all the three terms, any of the three terms can be used in the question, so don't get confused. इसलिए कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ हो ना किसी भी सब्जेक्ट में जिसकी दो तीन टर्म्स हो, उसको याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल तुम्हें वो टॉपिक आता भी होगा ना, तुम्हें नहीं पता होगा एनियोलिथिक क्या है, तुम्हें पर ये आता है, हमारे पूरे नंबर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? स्टोन एज क्लियर है सबको? कुछ पूछना है? ठीक है, तो अब हम कल शुरू करेंगे चालकोलिथिक एज। ठीक है, कल चालकोलिथिक एज तो छोटी सी है, आज बेसिकली मेरे फ़ोन पे PDF नहीं हो, दूसरा फ़ोन मेरा मैं लाई नहीं हूँ। ठीक है, उस वजह से ऐसे तो मैं फिर एग्जैक्टली नहीं पढ़ा पाऊँगी, है ना। चालकोलिथिक एज शुरू करेंगे और फिर करेंगे हम IBC सबसे इम्पॉर्टेंट है। IBC से क्वेश्चन आना इज़ मैंडेटरी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। किसी को कुछ पूछना है? सर ही बताएंगे। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गई थी आज, मैंने उनको 11 बजे बोला था, थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे 11 बजे। कल तो छुट्टी है ना, कल इधर ये बंद नहीं है? हाँ, मैं पूछ लेती हूँ, कल तो वोटिंग है ना, कल इलेक्शंस हैं। मैंने क्या दिखाना था तुम्हें? हाँ, GKs भी देना है तो पढ़नी है। JK के लिए एक बुक आती है, विशाल की भी आती है, अरिहंत भी आती है, कोई भी ले लेना। नहीं, JK हिस्ट्री पे आती है। मुझे लगता है JK हिस्ट्री में पूरी एक बुक नहीं मिलेगी आपको, वो कंपाइलेशन होती है, JK की ज्योग्राफी सब है उसमें। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है, क्वेश्चंस लिख लो। डिस्कस एंड एनालाइज, बेसिक क्वेश्चंस दे रही हूँ। डिस्कस एंड एनालाइज द इम्पॉर्टेंट फेसेस ऑफ स्टोन एज। Discuss and analyze the important phases of Stone Age and what a modern man should learn from it. हम क्या लर्न करेंगे स्टोन एज से? क्या चीज़ें लर्न कर, आपने तो पढ़ा है आपने ऐसे स्टोन एज? आप एक बार पढ़ना नोट से, नहीं समझ आएगा तो आप एक बार बता देना, फिर मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी या बाद में समझा दूंगी क्लास के, ठीक है? कोई इशू नहीं है। क्या लर्न कर सकते हैं? आर्ट तो आता है हमको। फैमिली तो अभी बनी ही नहीं। फैमिली स्ट्रक्चर तो शुरू हुआ ही है ना, अभी तो प्रॉपर तो बना ही नहीं। वो तो आते हैं हमें। हाँ, कल्चरल कंटिन्यूटी, क्या क्या सीख सकते हैं हम? इनोवेशन, एम्प्लॉइंग एंड यूजिंग इनोवेशन। मैन ने अपना दिमाग लगाया, मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटी यूज़ की, तभी तो वो टूल्स बना पाया, है ना? ऐसे वो कर सकता था। इनोवेशन हो गया। देन हमारा होगा कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़। हम क्या सोच सकते हैं, कैसे उस चीज़ को एम्प्लॉय कर सकते हैं, वो इन्हांस करनी है। अगर हम पेंटिंग्स की बात करें, पेंटिंग्स में क्या है? नेचर। नेचर मैन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो रिस्पेक्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर। अगर उस टाइम का मैन अपनी पेंटिंग में नेचर बना सकता है, नेचर को पूछ सकता है, अभी भी हमें जो मिल रहा है वो नेचर से ही मिल रहा है। चलो मैन मेड है, पर वो भी मैन मेड तभी है उनके रॉ मटेरियल नेचर से आ रहे हैं। रिस्पेक्ट ऑफ नेचर, कल्चर प्रेजर्वेशन, आर्ट प्रेजर्वेशन। उसने इस तरीके से आर्ट बनाया कि अभी तक वो दिख रहा है। पर आज के टाइम पे हमारे पास क्या है जो हम आगे जनरेशन्स को कंटिन्यूटी में प्रिजर्व करके दें? तो कहीं ना कहीं प्रेजर्वेशन एंड इनोवेशन हमने सीखी है, ठीक है? किस तरीके से सस्टेनेबली या किस तरीके से आपको चीज़ों को अडाप्ट करना है, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है? नियांडरथैल्स आए, उन्होंने हंटिंग की, माइक्रोलिथ टूल्स बनाए, अडेप्ट किया। होमोसेपियंस आए, उन्होंने फार्मिंग करना शुरू की, अडेप्ट किया। तो अडेप्टेबिलिटी आज के टाइम पे ह्यूमंस की अडेप्टेबिलिटी बहुत कम हो गई है। अगर हमें कोई राजस्थान ले जाए या कोई किसी को आप साउथ से ले आओ, कश्मीर सर्दियों में, कश्मीर तो जाने की भी नहीं पड़ती, अब जम्मू में इतनी ठंड होती है, जम्मू ले आओ, ही और शी कैन नॉट सर्वाइव, बट मैन सर्वाइव्ड एवरी सिचुएशन। Nowadays we are so much dependent on electronic gadgets for our survival that if in any case कोई ऐसी situation arise हो जिसमें हमें वो चीज़ें नहीं मिले, हम उस situation को adapt नहीं कर सकते। But during that time man adapted himself to every situation. Civilizations बनी, ख़त्म हुई, फिर बनी, फिर ख़त्म हुई। इट वर्कड इन अ साइकिल। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन आई थी, हड़प्पन ख़त्म भी हुई थी, फिर वैदिक आई, आर्यंस आए, उन्होंने अडेप्ट किया। उस तरीके से एक टाइम पे ये सिविलाइजेशन भी इवेंचुअली ख़त्म होनी ही है, बट उस टाइम पे लोगों के पास अडेप्टेबिलिटी पावर या कैपेबिलिटी ज़्यादा थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको इसको फ्रेम करके अच्छे से लिखना है और मुझे बताना एक बार, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Analyze the differences and changes between
नियोलिथिक एंड पैलेलिथिक एज। जितना होता है उतना लिखो, मैं कोई वर्ड लिमिट नहीं दे रही हूँ, जो आपको मन में आता है आप पहले वो लिखो। सबसे पहले ज़रूरी है लिखना आना, लिखना आएगा उसके बाद वर्ड लिमिट में लिख पाओगे, जब तक लिखना ही नहीं आए। पैलेलिथिक एज, ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आप ना नोट्स ले लो इनसे, किसी से स्टार्ट करवा लो जैसे ठीक लगे आपको, और जो नहीं समझ आएगा मुझे बता देना। कल का तो मैं पूछ लेती हूँ, आई थिंक कल तो छुट्टी ही हो गया है जहाँ तक मुझे लगता है, कल तो सब बंद होता है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने में, ठीक है। एक बार समझ लेना और प्लीज़ रिवाइज़ करना। मंडे को मैं MCQ टेस्ट लूँगी, फिर MCQ, ठीक है, MCQ उसमें बना दूँगी, तो वो टेस्ट ले लेंगे। कुछ और पूछना है किसी को? ठीक है।